हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर है 11 चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स और ये वाला वीडियो है चैप्टर का क्विक रिवीजन वीडियो। कम समय के अंदर पूरा चैप्टर आपके सामने परोस दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको उसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। तो लिखा हुआ है इसमें भाई, शुरुआत हो रही है यहाँ पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। कहां से हो रही है शुरुआत हो रही है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसके लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, दो सिस्टम्स के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मैं आपको जरा एक बार वो बता दूं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सर देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रांसफर ऑफ हीट। और सिस्टम के बीच में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है सर? सिस्टम के बीच में हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स अ लो टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम हो चुका है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है इसका मतलब यह है कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहा होगा। अगर दो सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम रहता है तभी उसके बीच में किसी भी तरह का हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ये अपने पास है कॉन्सेप्ट फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैं आप लोग को लेकर के आता हूं वॉल्स के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेपरेशन वॉल्स। तो वॉल्स हमारे पास में दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास में एडियाबेटिक वॉल, जो कि थर्मस वगैरह में यूज करते हैं। एडियाबेटिक वॉल में क्या होता है सर? अगर एडियाबेटिक वॉल आपने लगा दी ना तो किसी भी तरह के हीट का ट्रांसफर यहां पर नहीं हो पाएगा, गिवन दैट कितना भी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो। लेकिन अगर बीच में एडियाबेटिक वॉल लगी हुई है तो फिर किसी भी तरह के हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, एडियाबेटिक वॉल वाले केस में। अब दूसरा वाला वॉल अपने पास में कैसा होता है सर? दूसरा है अपने पास में कंडक्टिंग वॉल। दूसरा हमारे पास में क्या है सर? कंडक्टिंग वॉल है। तो कंडक्टिंग वॉल बस ऐसे अपन बना देते हैं। कंडक्टिंग वॉल में क्या होता है सर? यहां पर प्रॉपर्ली हीट का ट्रांसफर जो है ना वो हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो फिर ये जो वॉल है ये अलाउ कर देती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जीरोथ लॉ में ये कहा जाता है कि हम लोग बेसिकली तीन सिस्टम मान के चलेंगे, ए सिस्टम, बी सिस्टम और सी सिस्टम। ठीक है, अगर ऐसा मान लेते हैं कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने ऐसा बोल दिया है कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, लेकिन क्या एक दूसरे के साथ? नहीं, ये है सर सी के साथ। ठीक है, ए जो है वो सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो भी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ये कहता है कि सर अगर ए सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है माफ कीजिए, बी वाला अगर सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। दिस इज बेसिकली जीरोथ लॉ। ठीक है, अगर ए वाला सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी वाला भी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सेम टेम्परेचर होगा, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। इसको अपन कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। ये वाली चीज हम लोग ने पूरी नोट डाउन करके रख ली है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम सी, देन द सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले आपको एक आध छोटी मोटी चीजें और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी सिस्टम को हम जो हीट सप्लाई करते हैं उसको हम बोल देंगे dq। ठीक है, dq इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, dq इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे मान लो पानी उबल रहा है, ठीक है, उसको मैंने 100 जूल की हीट दे दी तो दैट इज dq के बराबर। ठीक है, अब वो जो 100 जूल है ना उससे बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में वो भगोना है। ठीक है, और ऊपर ना हमने एक प्लेट लगा के रखी हुई है और अंदर और यहां से इसको क्या फ्लेम मिल रही है, इसको हम बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, इसमें जो भी पानी है
या जो भी मान लो दूध है इसके अंदर रखा हुआ, ठीक है, वो उफान मारेगा इसलिए। तो मैंने इसको सप्लाई करा 100 जूल की हीट, ठीक है, उसमें क्या होगा सर, 80 जूल से पहले बॉइलिंग होती है, ठीक है, पहले जो 80 जूल है ना वो यूज करेगा ये सिस्टम अपने आप को बॉयल करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद बॉयल होकर के जो दूध है वो क्या बोलते हैं उफान पे आएगा, तो उसके बाद जो ये ढक्कन है उसको वो डिस्प्लेस कर देगा, दूध उफान पे आएगा, ढक्कन को डिस्प्लेस कर देगा, तो जो ढक्कन को वो डिस्प्लेस करेगा ना, ढक्कन जो डिस्प्लेस होगा वो होगा 20 जूल के अमाउंट से डिस्प्लेस, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। ये जो 20 जूल की बॉइलिंग 80 जूल की बॉइलिंग हो रही है ना, दिस इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और जो 100 जूल मैंने सप्लाई करा है ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। इसी एग्जांपल के बेसिस पे हम फर्स्ट लॉ को यहां पे कोट कर सकते हैं कि सर जो भी आपने हीट सप्लाई करी दैट इज इक्वल टू, जो भी आपने हीट सप्लाई करी दैट इज इक्वल टू पहला चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और जो बाकी बचा कुचा हिस्सा होगा दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्क डन, ठीक है। इसी को कहा जाता है सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। व्हेनेवर सम एनर्जी इज एडेड टू अ सिस्टम इट ट्रांसफॉर्म्स टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म, ठीक है, डी और DW के बेसिस पे, ठीक है। ओके सर, डन। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है आप लोग के दिमाग में। अब यहाँ पे ना सेकंड लॉ को जरा देख लिया जाए। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हिच वुड अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एंड कन्वर्ट 100% इनटू वर्क डन, ठीक है। कोई भी अमाउंट ऑफ हीट सिंक में नहीं जा रही है, जो भी आपने सिस्टम को हीट दिया है वो सिस्टम ने पूरा यूटिलाइज कर दिया है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी आपने इनपुट दिया वही इक्वल अमाउंट का आपको आउटपुट मिल रहा है, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर कभी ऐसा हो गया तो मतलब 100% एफिशिएंसी, और 100% एफिशिएंसी को अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो वही कहा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने। अब एक फंडा होता है कि अगर आपको हीट को ट्रांसफर करवाना है ना, तो हीट हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेंपरेचर बॉडी टुवर्ड्स अ लो टेंपरेचर बॉडी, ठीक है, फ्रॉम अ हाई टेंपरेचर बॉडी टुवर्ड्स अ लो टेंपरेचर बॉडी, ये हीट का फ्लो होता है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है सर। अब यहां पे क्या होता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को ट्रांसफर करवा दो टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर बॉडी। अगर ये करवाना है तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एक्सटर्नल आपको हेल्प चाहिए होगा। ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट फ्लो हो जाए, ठीक है। बाकी तो मैं करवाऊंगा सर कार्नोट इंजन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझ लो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे किसके ऊपर सर, साइन कन्वेंशन के ऊपर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की जहां तक बात है ना, तो एनर्जी बेसिकली दो तरह की होती है, इंटरनल काइनेटिक, इंटरनल पोटेंशियल, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस कि वी आर डीलिंग, अगर हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस की, ठीक है, तो आइडियल गैसेस में क्या होता है कि गैस के किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ना के बराबर इंटरेक्शन होता है। जब गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ना के बराबर का इंटरेक्शन होगा तो उन दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में हमें कुछ खास वर्क नहीं करना पड़ेगा, और जब दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में मुझे कुछ खास वर्क करना ही नहीं पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आइडियल गैसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली जीरो। तो इसका मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी बचेगी वो बचेगी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी काइनेटिक एनर्जी होगी सर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स की, गैसियस पार्टिकल्स की। अब दिस इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हाउ, अगर मैं किसी भी सिस्टम का, गैसियस सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, अगर मैं हीट बढ़ा देता हूं, टेम्परेचर में अगर इंक्रीज कर देता हूं, तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द चेंज इन द टेम्परेचर। अगर मैं कहता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, अगर मैं कहता हूं कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो फिर देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आल्सो, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में, तो यही इसका लॉजिक यहां पे लिखा हुआ था। मैं चाहता हूं आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है, ले ही लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट समझदार लोग। चलिए अब हम लोग अब एक बार जरा अपन साइन कन्वेंशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सिस्टम को हीट दी है, ठीक है, अगर हीट इज एडेड टू द सिस्टम, अगर हीट इज एडेड टू द सिस्टम तो हीट को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम से हीट बाहर निकल गई है, इफ द हीट इज विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, तो फिर आप हीट को कैसे लेंगे, चल नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। वहीं अब अपन आते हैं डी के ऊपर। डी का मतलब होता है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसका फंडा क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर ऐसा होता है कि टेम्परेचर घट जाएगा
तो du भी कैसा हो जाएगा अपने पास में, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ वर्क डन के ऊपर, ठीक है। वर्क डन में दो फंडे होते हैं, एक बार वर्क पॉजिटिव होगा, एक बार वर्क नेगेटिव होगा, ठीक है। सर व्हेन विल बी द वर्क पॉजिटिव, तो अगर ऐसा होता है ना कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एक बात समझना, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक बीकर है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, अंदर कोई गैस है, गैस कभी खुद से कंप्रेस नहीं हो सकती, ठीक है। गैस एक्सपैंड हो जाएगी पर कभी गैस खुद से कंप्रेस नहीं हो सकती है। अगर गैस कंप्रेस हो रही है मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, इसका पूरा फंडा आप समझते हुए चलेंगे, मजा आ जाएगा आपको। देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है dw = p × dv, बोलो हाँ कि ना। अरे यार एक सेकेंड, dw = क्या होता है सर, p × dv के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है, मतलब गैस अंडरगोस कंप्रेशन, एंड इफ गैस अंडरगोस कंप्रेशन dv बिकम्स नेगेटिव, तो वर्क बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव कब आएगा, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, दैट इज कंप्रेशन। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट मींस इट इज ऑल अबाउट कंप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो गैस हमेशा एक्सपैंड तो खुद से हो सकती है, ठीक है। एक्सपैंड होगी तो dv बिकम्स पॉजिटिव, देयरफॉर वर्क बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम या वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने इसके तीनों के साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली बता दिए। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया ये वाला फंडा पूरा क्लियर? यस सर, उम्दा तरह से पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। हमारे पास चार तरह के बेसिकली होते हैं सिस्टम। पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब चार तरह के होते हैं प्रोसेस, सिस्टम नहीं प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इक्वल टू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो कोई पूछे कि देयर इज सम चेंज इन प्रेशर, तो आप कहना कि नहीं, देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, ठीक है। फिर आता है आइसोकोरिक, इसको प्यार से आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, तो डेल्टा वी बिकम्स नथिंग बट 0। तो ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चार है। एक होता है अपने पास में साइक्लिक प्रोसेस, जहां से आपने शुरुआत करी है वहीं पे लाकर के आप सिस्टम को छोड़ देते हो, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर कंडीशन पे, तो सेम बेसिकली सेम टेम्परेचर कंडीशन। तो साइक्लिक प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, therefore there is no change in the internal energy। अब आते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। स्लोप बेसिकली क्या होता है, dy/dx होता है। y पे आएगा प्रेशर, x पे आएगा अपने पास वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं किसके लिए सर, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं किसके लिए सर, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप कैसे निकलेगा, जरा गौर करिएगा। आइसोथर्मल मतलब PV = कांस्टेंट, ठीक है। PV = क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट। क्यों सर कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, PV = nRT होता है, तो T यहाँ पे कांस्टेंट है बिकॉज आइसोथर्मल था, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो अपन क्या करेंगे, P को छोड़ दो, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, V को छोड़ दो, प्रेशर का डिफरेंशिएशन इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो V टाइम्स dP इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस का P टाइम्स dV, तो dP अपॉन dV माइनस का P/V हो जाएगा, dP अपॉन dV अपने पास में माइनस का P/V हो जाएगा। दिस इज द स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये अपने पास क्या हो जाएगा सर, ये स्लोप हो जाएगा फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडियाबैटिक प्रोसेस वाला पार्ट। तो जैसे हम जाएंगे यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा सर, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा सर, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो प्रेशर को आप छोड़ दीजिएगा और V की पावर गामा था तो गामा आ जाएगा, अरे मत तो करो, गामा आ जाएगा। उसके बाद V की पावर गामा -1, यहाँ पे आ जाएगा dV। उसके बाद V की पावर गामा को छोड़ देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और P का करेंगे अपन डिफरेंशिएशन dP, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सुनते हुए चलो उसको अच्छे से, V की पावर गामा dP माइनस गामा P, V की पावर गामा -1, dV को हम फेंक देंगे नीचे, ठीक है। ये आपको स्लोप मिलना शुरू हो गया है फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस गामा। और मैं आपको बता दूं, ये गामा मतलब क्या होगा, CP/CV 1.41 के आसपास में इसकी वैल्यू आती है। अपने पास क्या है, V की पावर गामा -1 माइनस गामा, तो V की पावर -1 बचेगा, तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ। तो आप समझ सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप है उसमें अंतर क्या है, गामा टाइम्स का अंतर है। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस
द सेम चेंज इन वॉल्यूम विच वाज अचीव्ड इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है वॉल्यूम को चेंज करना तो आपको ज्यादा जान लगानी पड़ जाएगी एडियाबेटिक प्रोसेस में, बिकॉज आउटर सराउंडिंग से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है इनको। ठीक है, तो स्लोप ज्यादा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, कम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। अपन चलते हैं अभी एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाले में क्या है सर, कम चेंज इन प्रेशर है, नीचे वाले में ज्यादा चेंज इन प्रेशर है, तो ये नीचे वाला ग्राफ है फॉर एडियाबेटिक, और जो ये ऊपर वाला ग्राफ है दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और जब मैं आपसे बात करूंगा अबाउट व्हाट कंप्रेशन, ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं अबाउट कंप्रेशन, ठीक है, तो सर कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात को अच्छे से, वॉल्यूम यहां पे आ रहा है और प्रेशर यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम कंप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होगा सर, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर आप देख पा रहे हैं, प्रेशर यहां पे क्या है, मत तो करो, प्रेशर यहां पे क्या है सर, ऐसे बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, ऊपर वाले ग्राफ में दिख रहा है ज्यादा चेंज इन प्रेशर लग रहा है, तो ज्यादा आपको जान कहां लगानी पड़ती है सर, एडियाबेटिक प्रोसेस में, और कम जान कहां लगानी पड़ती है सर, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, आ गया पूरा फंडा समझ? यस सर, इसका आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो ही गया होगा इसका स्क्रीनशॉट। आइसोथर्म कहते हैं इसको, आइसोथर्म। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम भी कहा जाता है इसको। तो स्लोप्स हम लोग देख चुके हैं इसके। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्क डन इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो अपने पास फॉर्मूला बनता है वो है 2.303 RT लॉग विद बेस 10 V2 अपॉन V1 होता है। अब मैं आपको बता दूं, सिंस यू आर डीलिंग विद आइसोथर्मल प्रोसेस तो PV कांस्टेंट होता है, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। इसका मतलब V2 by V1, if I have to find out V2 by V1, then therefore this is basically going to be equal to P1 upon P2. It's okay. तो आप चाहें तो V2 by V1 को P1 by P2 से रिप्लेस भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। वर्क डन इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो फिर यहाँ पे गामा का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है W इज इक्वल टू R T2 माइनस T1, और यहाँ पे अपॉन में आ चुका है 1 माइनस गामा। ठीक है, 1 माइनस गामा डिनोमिनेटर वाले साइड पे आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं मेयर्स फॉर्मूला, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली मेयर्स फॉर्मूला में जैसे मान लो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर इफ द प्रोसेस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है सर, जैसे मान लीजिए अपन बनाते हैं इसका इंडिकेटर कर्व, यहाँ पे वॉल्यूम है सर, यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर पहले एक्सपेंशन हुआ तो बाद में कंप्रेशन होगा कि सेम वहीं पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे पूछे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, तो हम क्या बोल देंगे, क्लोज लूप का एरिया जो है ना उसके बराबर वर्क डन है। ठीक है, तो याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में एरिया ऑफ द क्लोज्ड लूप equals to the work done. Area of the closed loop is equal to the work done in the case of a cyclic process. ठीक है, अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में कुछ भी आपके दिमाग पे लोड नहीं लेना है आपको, बस इतनी सी बात है कि साइकिल पूरा नहीं होगा। ठीक है, मान लो ऐसा हुआ कुछ इस तरह, ठीक है, कि एक्सपेंशन हो गया है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन पूरा सेम अमाउंट से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जब एरिया निकालना होगा ना, तो एरिया आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे का आपको एरिया जो है वो मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, दिस पूरा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये हो जाएगा अपने पास में, किसमें, वो साइक्लिक था, ये अपने पास में है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ये कहां पे है सर, ये अपने पास में है नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, अब उसके बाद में एक मेयर्स फॉर्मूला नाम की चीज है, और ये जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं इसको। तो मेयर्स फॉर्मूला कुछ नहीं है, दो स्पेसिफिक हीट्स के बीच का एक रिलेशन आता है। ठीक है सर, ये रिलेशन क्या होता है, CP मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और माइनस CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, R के बराबर, जहां पे R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर। ठीक है, आ गई ये वाली पूरी बात समझ?
यस सर, ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से क्लियर हो चुका है। ये हमारे पास में है इसका मेयर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है सर? ये मेयर्स फॉर्मूला है। अब आते हैं हीट इंजन के ऊपर। काम क्या होता है किसी भी हीट इंजन का? तो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है अपने पास में हीट इंजन का। यहाँ पे एक सोर्स नाम की चीज है, यहाँ पे एक सिंक नाम की चीज है, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सोर्स के पास में और सिंक के पास में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ थर्मल कैपेसिटी है, ठीक है भाई। देखो, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी बोलने का मतलब क्या होता है कि सोर्स से मैं कितनी भी हीट ले लूं, सोर्स का टेम्परेचर कम नहीं होगा, ठीक है। मैं समझता हूं ये बात दिमाग में बैठेगी नहीं, क्यों? बिकॉज अगर हम किसी भी चीज से हीट ले रहे हैं तो वो चीज ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक ऐसे सोर्स की बात कर रहे हैं जिसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का मतलब ही यही है कि उससे आप कितनी भी हीट ले लो उसका टेम्परेचर कम नहीं होने वाला। और सामने अपने पास में एक सिंक है, उसकी भी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है, मतलब आप उसको कितनी भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाला, ठीक है। और ये सब चल रहा है अपने पास में बीच में एक वर्किंग सब्सटेंस के साथ, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस को जो हीट मिलती है Q1 उसको लेंगे पॉजिटिव। वर्किंग सब्सटेंस दो चीजें करता है, पहले तो भाई कुछ इसका वेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंक में, और उसके बाद जो बाकी बचा कुचा हिस्सा होगा उससे वो करेगा वर्क, तो ये W हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए ना तो दिस W इज द आउटपुट। इसमें अगर देखा जाए तो दिस W इज द आउटपुट, और ये जो हीट यहां से ले रहा है ना तो दिस Q1 इज द इनपुट के बराबर है, ठीक है। अब यहीं से निकलती है इसकी थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन। ईटा से करेंगे थर्मल एफिशिएंसी को अपन डिफाइन, ठीक है, डिनोट। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट रेशियो ऑफ द नेट वर्क डन पर साइकिल। वैसे भी एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इस सिस्टम का आउटपुट क्या है? क्या Q2 आउटपुट है? नहीं सर, Q2 आउटपुट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे आउटपुट के अपने पास में वर्क जो है ना वो आउटपुट है। तो आउटपुट अपॉन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनपुट यू आर गेटिंग, तो अमाउंट ऑफ इनपुट इज बेसिकली Q1 के बराबर, ठीक है। अप्लाई करो फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सर dq इज इक्वल्स टू, अरे यार, dq इज इक्वल्स टू du प्लस क्या हो जाएगा dw, ठीक है। जो हीट मिल रही है टेक इट एज पॉजिटिव, जो हीट जा रही है टेक दैट एज नेगेटिव। du अपने पास में 0 है ना, वर्क इज डन बाय द सब्सटेंस ना, तो वर्क पॉजिटिव। तो w इज बेसिकली Q1 माइनस Q2। W इज बेसिकली Q1 माइनस Q2 अपॉन नीचे क्या है Q1 है, तो देयरफॉर थर्मल एफिशिएंसी जो है वो 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 आ जाएगी, या फिर आप इसको ऐसा लिख दो 1 माइनस का T2 अपॉन T1, ठीक है। दिस इज बेसिकली द थर्मल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर अ हीट इंजन। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलें फिर आगे बढ़ जाएं। ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया, यह सब पूरा समझ में आ गया, एफिशिएंसी तक का फंडा, ठीक है। उसके बाद इसके ठीक उल्टे में काम करता है रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या होगा सर? इसका आप डायग्राम चेक कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर फ्रिज बेसिकली क्या करता है? ये यहाँ पे ना सिंक मतलब कोल्ड रिजर्वायर, यहाँ पे आपका रखा होगा फूड स्टफ, खाने की सामग्री, ठीक है। ये खाने की सामग्री में से ये हीट लेता है। अब होता क्या है ना सर, ये हीट लेकर के एटमॉस्फेयर में बाहर फेंक देगा, ठीक है। ये करने के लिए इसमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, विच इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्किंग सब्सटेंस Q2 मतलब सोर्स सिंक से, सोर्स नहीं सिंक, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस जो है वो सिंक से हीट ले रहा है Q2 अमाउंट की। अब इस हीट को इसको ट्रांसफर करना है टुवर्ड्स द आउटर सराउंडिंग। उसके लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मोटर से एक वर्क होगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर ये हीट बाहर सराउंडिंग को लिबरेट हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या हुआ पूरे प्रोसेस के एंड पे कि फूड स्टफ में से हीट निकल करके सराउंडिंग को बाहर दे दी गई, तो फूड स्टफ जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या है सर? यहाँ पे इसका जो आउटपुट है ना, दिस इज बेसिकली Q1 के बराबर, ठीक है। कि कितना एक सेकेंड, इसका जो आउटपुट है वो बेसिकली Q2 के, माफ करो, इसका जो आउटपुट है वो Q2 के बराबर है। कितनी आपने हीट जो है वो निकाल ली सराउंडिंग से बाहर, सॉरी मतलब फूड स्टफ से बाहर, ठीक है। कितनी अमाउंट की हीट आपने फूड स्टफ से निकाल ली है, दैट इज द आउटपुट। और ये हीट निकालने के लिए कितना आपको वर्क करना पड़ गया, दैट इटसेल्फ इज द इनपुट, तो वर्क इज द इनपुट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ पे इसका प्रोसेस लिखा हुआ है कि जैसे अपन फ्रिज को ऑन करेंगे, रेफ्रिजरेटर ऑन होगा, तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, जिससे कि क्या है, गैस ठंडी हो जाएगी। गैस जब ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, एक वेपर लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो वेपर लिक्विड मिक्सचर है ना, अब्सॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम द रीजन टू बी कूल्ड, मतलब फूड स्टफ से हीट लेगा और फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इन वेपर्स को गर्म करने का काम किसका होगा सर? इलेक्ट्रिकल सप्लाई का काम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है इन वेपर्स को गर्म कर देगी और उसके बाद इसके पास इतनी ज्यादा हीट आ जाएगी कि वो जो हीट है वो आउटर सराउंडिंग में रिलीज कर दिया जाए और इस पूरे प्रोसेस में एक साइकिल पूरा खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ठीक है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखो क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट
रिमूव्ड पर साइकिल, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल एंड दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज द आउटपुट ऑफ दिस एंटायर सेटअप, ठीक है। रेफ्रिजरेटर ने फूड स्टफ से कितनी हीट बाहर निकाल ली है वही तो डिफाइन करेगा, वही तो डिटरमाइन करेगा कि भैया आपका रेफ्रिजरेटर कितना एफिशिएंट है, ठीक है। अगर ज्यादा एफिशिएंट है आपका रेफ्रिजरेशन तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट फूड स्टफ से बाहर निकाल ली जाएगी, ठीक है। ओके सर, डन। और इस हीट को निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा आपको, दैट इटसेल्फ इज W, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे थर्मल एफिशिएंसी बोल लीजिए या फिर इसको आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह सकते हैं, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। अब आते हैं कार्नोट साइकिल पे। यहाँ पे बेसिकली चार तरह की चीजें होती हैं। पहला होता है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद एक सोर्स होगा इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी एट टेंपरेचर T1, एक इंसुलेटिंग पैड होगा एडियाबैटिक प्रोसेस को पूरा फिनिश करने के लिए, फिर एक सिंक होगा एट लोअर टेंपरेचर T2, ठीक है। तो ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, मतलब सोर्स और सिंक कंडक्टिंग है, लेकिन एडियाबैटिक इंसुलेटिंग पैड है वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले आप सोर्स को कहां पे रख दोगे, पहले आप सोर्स को रख दो, सॉरी, पहले आप वर्किंग सब्सटेंस को रख दोगे सोर्स के ऊपर वर्किंग सब्सटेंस, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, ऊपर एडियाबैटिक पिस्टन, ठीक है। तो जैसे आपने इसको रख दिया है सोर्स पे, वर्किंग सब्सटेंस को आपने सोर्स पर प्लेस किया तो वहां पर होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो कि आप ग्राफ में यहां पे देख सकते हैं। ए से बी तक क्या हो रहा है सर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर आप उसको आगे बढ़ाओ, एट इंसुलेटिंग पैड रख दो। जैसे आपने वर्किंग सब्सटेंस को इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया, जैसे आपने वर्किंग सब्सटेंस को इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया तो यहाँ पे क्या होने वाला है सर, देखो अब यहाँ पे एक्सपेंशन शुरू हो चुका था, एक्सपैंड होती हुई गैस, ठीक है। जैसे आपने वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स पे रखा था तो सोर्स ने वर्किंग सब्सटेंस को हीट दे दी, सोर्स को हीट मिल रही है, गैस मतलब सॉरी सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस को हीट मिल रही है, वर्किंग सब्सटेंस एक्सपैंड हो रहा है। अब ऐसे एक्सपैंड होती हुई गैस को हमने रख दिया है इंसुलेटिंग पैड के ऊपर, तो एक्सपेंशन तो चल ही रहा है, लेकिन नाउ द एक्सपेंशन इज बेसिकली एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो जैसे आपने इसको रखा पैड पे तो यहां पर हो रहा है एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, ठीक है, बट दिस इज ऑफ एडियाबैटिक नेचर। अब उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद अपने आप अब कुछ नहीं होगा, अब कंप्रेशन करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन करवाने के लिए आप इसको सिंक पे रख दीजिए, ठीक है। सिंक पे रखा, आपने कंप्रेशन करवा दिया तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं जब भी प्रोसेस एडियाबैटिक होगा ना तो स्लोप ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत स्टीप कर्व आ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है सर, जैसे आपने इसको सिंक पे रखा है और आपने कंप्रेस करा है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पे हो रहा है, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। और आखिरी जो पॉइंट होगा ना सर, आखिरी पॉइंट में क्या होगा, जब आप इसको वापस से कहां पे रख दोगे, सोर्स पे था, पैड पे था, सिंक पे था, वापस आप इसको इंसुलेटिंग पैड पे डालो कंप्रेशन फिर से हो रहा है, ठीक है, बट दिस टाइम दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो भाई सोर्स पे कार्यक्रम हो रहा हो या फिर सिंक पे कार्यक्रम हो रहा हो, आइसोथर्मल रहेगा बिकॉज हीट का एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन अगर प्रोसेस एडियाबैटिक मतलब अगर प्रोसेस पैड पे किया जा रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा भी हमें बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपने पास में थ्योरम आ चुका है इसका, एक बार जरा इसका स्टेटमेंट देख लिया जाए। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट मैकेनिकल वर्क डन पर साइकिल बाय द गैस टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर साइकिल फ्रॉम द सोर्स। वही चीज है, आउटपुट अपॉन इनपुट तीनों केस में वही हो रहा है। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो वही कर दीजिए, आउटपुट अपॉन इनपुट, और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो आउटपुट अपॉन इनपुट को 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलेंगे, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंच पाती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।